कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी पसंद आ रही है आप लोगों को तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। फ्रांस और पंखुड़ी दोनों बैठे टॉम एंड जेरी देख रहे थे। पंखुड़ी अपने टॉम एंड जेरी में डूबी हुई थी और पंखुड़ी का टॉम अपनी जेरी को प्यार करने की हिम्मत जुटा रहा था। तभी पंखुड़ी का फ़ोन बजने लगा। वो झट से अपने फ़ोन की तरफ गई और अब जाकर उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि वो किस तरह से फ्रांस के गोद में बैठी थी। वहीं फ्रांस ने भी तुरंत अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींच लिया। उसने अपनी नज़रें सीधा टीवी स्क्रीन की तरफ घुमा दी, लेकिन उसके कान खड़े थे और वो चोरी छुपे पंखुड़ी के फ़ोन की तरफ भी देख रहा था जिस पर मम्मा लिखा हुआ था। शायद पंखुड़ी की मॉम का कॉल आ रहा था। पंखुड़ी ने कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर ही पंखुड़ी के आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से बोली, डैड ठीक तो है ना मॉम? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बस अभी आ रही हूँ, प्लीज़ आप डैड का ख्याल रखिएगा। मैं अभी आती हूँ मॉम। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं फ्रांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। पंखुड़ी घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आई और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, मैं जानती हूँ आप मेरे डैड से नाराज़ हैं। आप तो शायद उनसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज़ आप मुझे उनके पास ले चलिए। उन्हें हार्ट अटैक आया है। मुझे उनके पास जाना है। पता नहीं वो किस हालत में होंगे। प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए ना। ये बोलते हुए वो रो रही थी। फ्रांस ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, पहले रोना बंद करो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों से पानी अपने आप आ रहा है। पर आप ये सब छोड़िए ना, प्लीज़ मुझे मेरे डैड के पास ले चलिए ना। फ्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन पहले ये पानी भी बंद करो। पंखुड़ी गुस्से से बोली, मैं खुद थोड़े ना बहा रही हूँ, अपने आप बह रहा है। मैं डैड के पास जाऊंगी तो अपने आप बंद हो जाएगा, प्लीज ले चलिए ना। फ्रांस ने अब कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर की तरफ निकलने लगा तो पंखुड़ी पहले तो हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और फिर जल्दी से बिस्तर से उठकर उसके पास आई। वो दोनों रूम से बाहर निकले और सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। जब सृष्टि ने पंखुड़ी को यूं रोते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो वो तुरंत बोली, एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम पंखुड़ी? ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने गुस्से से फ्रांस की तरफ देखा और बोली, क्या है ये सब? अब क्यों रो रही है पंखुड़ी? एक बार फिर से तुमने उसे रुला दिया। और कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? हाँ, कहीं नहीं जाएगी पंखुड़ी। तुम समझते क्या हो खुद को? कभी उसे अपने पास बुलाने के लिए अपना ही एक्स। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, ये मुझे गुस्से से कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं सासू माँ। इन्हें मैंने कहा मुझे अपने मायके लेकर जाने के लिए। मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, मुझे उनके पास जाना है सासू माँ, प्लीज़ जाने दीजिए ना। सृष्टि ने जब उसकी बात सुनी तो हैरानी से फ्रांस की तरफ देखा और तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोली, ठीक है जाओ, अपना ध्यान रखना और अपने डैड का भी, मैं भी आऊँगी वहाँ पर। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हमें हिलाया और फ्रांस उसका हाथ थामकर आगे की तरफ बढ़ गया। उसने पलटकर पीछे सृष्टि की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा था और अब उसने फ्रांस पर से अपनी नजरें हटा ली थी। फ्रांस आगे की तरफ बढ़ गया। उसने पंखुड़ी के लिए दरवाज़ा खोला और पंखुड़ी को आराम से सीट पर बिठाया। रो रो कर पंखुड़ी का चेहरा लाल हो रहा था। वो अपनी साड़ी के पल्लू से कभी अपने आंसू साफ कर रही थी तो कभी अपनी नाक। फ्रांस बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ ही देर में वो लोग ग्रोवर मेंशन पहुंचे तो पंखुड़ी गाड़ी से बाहर निकली और भागते हुए अंदर की तरफ आई। लेकिन फ्रांस गाड़ी से बाहर तो निकला पर अंदर की तरफ नहीं आ पाया। उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी के डैड का चेहरा घूम रहा था और साथ ही साथ कानों में उनकी बातें गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंदर मिस्टर ग्रोवर का चेकअप कर रहे थे। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। पंखुड़ी जब वहां पर आई तो दरवाजे पर ही उसे श्वेता जी और ज्योत्सना मिली। ज्योत्सना का रो रो कर बुरा हाल था और श्वेता जी उसे चुप करवा रही थी। ज्योत्सना ने जैसे ही पंखुड़ी को देखा वो भी रोते हुए उसके पास आ गई और अब श्वेता जी उन दोनों को चुप करवाने लगी।
ज्योत्सना और पंखुड़ी दोनों ही अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, डैड की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं ना मॉम। उस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। पक्का डैड को इस बात का बुरा लगा है? श्वेता जी ने उसे चुप करवाया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो पंखुड़ी। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, तुम्हारे डैड तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते बेटा। उन्होंने उस दिन जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा था, लेकिन उनके दिल में प्रांस के लिए कोई गुस्सा नहीं था बच्चा। पंखुड़ी रोते हुए बोली, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है मॉम कि वो मेरी वजह से ऐसे बीमार हो गए। अभी श्वेता जी उसे चुप करवा ही रही थी कि डॉक्टर रूम से बाहर आए। वो श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर ग्रोवर को माइनर हार्ट अटैक आया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और वो खतरे से बाहर है, लेकिन प्लीज़ उनका थोड़ा ख्याल रखें। शायद वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस फ्री रखें और साथ ही साथ उनके खाने पीने का ख्याल भी रखें। ये बोलकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और फिर वहाँ से बाहर की तरफ चले गए। पंखुड़ी झट से अंदर की तरफ आई और मिस्टर ग्रोवर को देखने लगी। मिस्टर ग्रोवर को देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। अगले ही पल वो उनके पास आई और उनके कंधे पर अपना सिर रखकर लेट गई। श्वेता जी बस चुपचाप उसे देख रही थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर उन्हें बताया कि प्रांस बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आ रहा, बस अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा है। तो श्वेता जी हैरान रह गई। इतनी बातें हो रही थी तो उन्हें प्रांस का तो ख्याल रहा ही नहीं। अब वो तुरंत बाहर की तरफ आ गई। प्रांस के पास आकर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ बेटा, अंदर आओ ना, अंदर बैठ जाओ। प्रांस उनके सवालों पर थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया। उसे अभी भी मिस्टर ग्रोवर की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखकर श्वेता जी तुरंत बोली, तुम मिस्टर ग्रोवर की बातों से अभी तक नाराज हो? प्रांस ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यूं ही बाहर खड़ा था। श्वेता जी फीका सा मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी मिस्टर ग्रोवर के पास थी और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी डैड, उस दिन मैंने आपकी बात नहीं मानी ना। मॉम कह रही हैं कि आप मेरी बातों से नाराज़ नहीं हो। आप तो मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में किसी से नाराज़ हो सकते हो तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि हम नाराज़ उनसे होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है। तो आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हो ना डैड। आप हमेशा ये कहते हो कि मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, और आपकी प्रिंसेस ने ही आपका दिल दुखा दिया ना। पर आई एम सॉरी डैड, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और आप ही तो कहते हो ना कि जिससे हम प्यार करें हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों है, लेकिन वो जैसे भी हैं मुझे पसंद है, और वो ऐसे नहीं है कि मेरा दिल दुखाते हैं। बस मैं ही थोड़ी सी पागल हूँ जो कभी कभी उन्हें समझ नहीं पाती, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। अगर आप उन्हें समझोगे ना तो वो आपको भी बहुत पसंद आएंगे डैड, और मैं उन्हें सच में कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे। और आपने क्या कहा था मुझे कि रिश्ते निभाने से निभते हैं, तो फिर मैं इतनी जल्दी कैसे हार मान जाऊँ? मैं आपकी बेटी हूँ ना डैड, और आपकी बेटी रिश्ते निभाने से कभी पीछे नहीं हट सकती। पर मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप तो मेरी लाइफ के सबसे पहले हीरो हो और हमेशा पहले हीरो ही रहोगे। आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ये बोलते हुए उसने उन्हें और भी ज़्यादा कसकर जकड़ लिया था, और दरवाजे पर खड़ा प्रांस ये सब देख रहा था। श्वेता जी ही उसे बाहर से अंदर की तरफ लेकर आई थी। उन दोनों को यूं देखकर श्वेता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रांस ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब उसे समझ में आया कि पंखुड़ी के जो आंसू बहते हैं वो क्यों बहते हैं। मशीनरी ही ऐसा है तो प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम आएगी ही। अभी प्रांस वहीं पर खड़ा ही था कि पंखुड़ी की नज़र प्रांस पर गई। वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। प्रांस पीछे की तरफ हट गया और श्वेता जी और ज्योत्सना दोनों अंदर की तरफ चली गई। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपको काम होगा ना? मेरा मतलब है आप बेड रेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप लैपटॉप पर अपना काम करते रहते हैं। पर अब यहाँ आने की वजह से तो आपका सारा काम पेंडिंग रह गया होगा ना? प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा।
अपने डैड के बारे में उसने एक बात तक नहीं की, जबकि अपने डैड से वो उसके बारे में कंटिन्यूअसली बात किए जा रही थी। वो मिस्टर ग्रोवर की तबीयत के बारे में पूछते हुए बोला, अब तुम्हारे डैड कैसे हैं? पंखुड़ी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। प्रांस ने उसके डैड के बारे में पूछा। उसे बहुत अच्छा लगा। वो झट से बोली, आप अब बेहतर हैं, जल्दी ही उन्हें होश भी आ जाएगा। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? प्रांस ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पंखुड़ी तुरंत बोली, क्या आज की रात मैं यहाँ पर रह जाऊँ? मेरा मतलब है, आपने उस दिन कहा था कि मैं आपके पास रहूँ, लेकिन आज डैड की तबीयत खराब है, तो प्लीज़ सिर्फ आज की रात। उसके बाद पक्का कभी नहीं कहूँगी। प्रांस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसे ये सब कहने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो यहाँ पर रुकती तो वो कौन सा ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जा रहा था? वो भी उसके साथ यहीं पर रह जाता। लेकिन ये सब कहकर उसने प्रांस के यहाँ से जाने का माहौल बना दिया था और प्रांस सामने से कुछ कह भी नहीं सकता था। ज्योत्सना भी अपने डैड के रूम से बाहर निकलकर प्रांस और पंखुड़ी के पास आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ जीजू, आप पंखु दीदी को यहाँ पर रहने दो ना। आप बेशक से कल ही उन्हें लेने आ जाइएगा, लेकिन सिर्फ आज की रात। प्रांस फीका सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, तो फिर मैं चलता हूँ। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई। प्रांस उसकी मुस्कुराहट देखकर भी बुरी तरह से चिढ़ गया। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दे कि आप भी यहाँ पर रुक जाओ। प्रांस एक बार फिर से बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ज्योत्सना भी अब पंखुड़ी के साथ ही मुस्कुराई। प्रांस कुछ पल उन्हें देखता रहा और जब उन दोनों ने कुछ नहीं कहा तो वो चुपचाप बाहर की तरफ आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। पर अब पंखुड़ी के बिना उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वहीं पंखुड़ी वापस अपने डैड के पास आ गई थी। वो फिलहाल तो अपने डैड के पास बैठी थी, लेकिन कुछ ही देर में अब उसे भी बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि जहां प्रांस का दिल अपनी पंखुड़ी के बिना नहीं लग रहा था, पंखुड़ी का दिल भी उसके बिना कहाँ लगने वाला था। वहीं पंखुड़ी का फ़ोन बजा तो वो फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर की तरफ आ गई। सृष्टि उसके डैड के बारे में पूछने के लिए उसे फ़ोन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ड्राइव कर रहे प्रांस की आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब वो और पंखुड़ी दोनों बिस्तर पर थे और पंखुड़ी लगभग से उसकी गोद में बैठी थी। उसके दोनों हाथ पंखुड़ी कर कमर पर थे और वो पंखुड़ी को किस करना चाहता था और अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने इतना वक्त लगाया क्यों। अगर शायद वो दोनों उस पल में इतना खो जाते तो पंखुड़ी को अपने फ़ोन का पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर उसके डैड का सोचकर ये ख्याल भी उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन पंखुड़ी जो बातें अपने डैड से कर रही थी, उन बातों को सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। पंखुड़ी उससे इतना प्यार करती है, ये सोचकर पता नहीं उसे खुद पर गुमान हो रहा था या फिर पंखुड़ी पर प्यार आ रहा था। पर इस वक्त सच में वो पंखुड़ी के लिए तड़प रहा था, इसलिए तो उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया तो उसने गाड़ी ग्रोवर मैंसन की तरफ ना बढ़ाकर एक जगह पर रोक दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर कुछ सर्च किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी। अगले ही पल अब उसने गाड़ी उस लोकेशन की तरफ बढ़ा दी जो अभी अभी उसने फ़ोन पर चेक की थी। तकरीबन 15 मिनट बाद एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर प्रांस की गाड़ी आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकला। उसकी नज़रें सामने की तरफ थी, जहाँ पर उसे एक लड़का और एक लड़की नज़र आ रहे थे जो एक कपल था, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कपल था और उन्हें प्यार भी बहुत था। ये उन दोनों के हाथ में पकड़ी हुई एक आइसक्रीम से साफ पता चल रहा था, जिसे वो दोनों बड़े ही प्यार से खा रहे थे और वो कोई और नहीं, तंस और उसकी गर्लफ्रेंड रिया थी। प्रांस मुस्कुराया और अगले ही पल अब उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी, जिसे लेकर वो तंस और रिया की तरफ बढ़ गया। तंस बड़े मज़े से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था। आइसक्रीम का कोन उसके हाथ में था और उसकी नज़रें रिया पर। तभी वहाँ एक शख्स आकर खड़ा हुआ और तंस की नज़रें उस पर गई। वो कोई और नहीं, प्रांस ही था। प्रांस को वहाँ देखकर तंस हैरान रह गया। वहीं रिया की आंखें भी बड़ी हो गई थी। वो प्रांस को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक तो तंस प्रांस के बारे में बातें बहुत करता था और दूसरा उसने न्यूज़पेपर में बहुत बार प्रांस की पिक्चर्स देखी थी और मीडिया में तो हमेशा प्रांस सुर्खियों में रहता था।
उसे देखते ही वो तुरंत बोली, मिस्टर प्रांस राणा, तंस तुम्हारा कजिन ब्रदर है, वो यहाँ आने वाले हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उसकी बात सुनकर फ्रांस ने मुस्कुराते हुए तंस की तरफ देखा और बोला, ये तुम्हें कहाँ से बताता? अगर इसे खुद पता होता तो बताता ना। एक्चुअली फ्रांस राणा के बारे में फ्रांस राणा के अलावा और किसी को भी नहीं पता होता। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशन थे। हवा की वजह से जो उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे वो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। रिया तुरंत बोली, ऑफ कोर्स मैं आपको जानती हूँ, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में जो आपको नहीं जानता होगा। यू नो व्हाट, मैं तो आज पंखुड़ी दी से भी कह रही थी कि शी इज सो लकी जिसे आप मिले हो। उसकी बातें सुनते हुए प्रांस तंस की तरफ देख रहा था जिसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी और उस जलन को देखते हुए प्रांस के चेहरे की वो इंटेंस स्माइल लगातार बढ़ती जा रही थी। अब प्रांस रिया के थोड़ा करीब हुआ और बोला, पंखुड़ी दी से तुम्हारा क्या मतलब है? आई मीन रिश्ते में तो वो तुम्हारी भाभी लगी ना, तंस से शादी तो करोगी ना तुम? रिया जल्दी से बोली, बिल्कुल, पर वो एक्चुअली अगर उन्हें भाभी बोलूँगी तो आप भाई आई मीन। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और तंस की आंखें बड़ी हो गई थी। वो दूसरों का दिल फूंकने में लगा था, लेकिन यहाँ उसकी वाली ने बिना माचिस की तीली लगाए ही उसे जलाकर राख कर दिया था। फ्रांस अपने हाथों में पकड़ी हुई कोन आइसक्रीम खाते हुए बोला, रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगूंगा, पर प्लीज़ मुझसे जेठ वाली फीलिंग लेना मत। आई मीन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे हमेशा मिस्टर प्रांस राणा कहकर ही बुलाओ। यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलकर जैसे ही उसने अपनी आई विंग की, रिया का चेहरा एकदम से खिल गया। वो भला कैसे ना खुश होती, उसे प्रांस राणा ने आई विंग किया था। अगले ही पल फ्रांस ने अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई तो रिया ने हल्का सा झुककर तुरंत उस आइसक्रीम को खा लिया। फ्रांस आइसक्रीम अब उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोला, इंजॉय इट, मेरा नंबर तुम तंस से ले लेना, उसके पास होगा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। ये बोलकर वो मुस्कुराया और अगले ही पल उसने तंस के कंधे पर अपना हाथ रखा जिसके चेहरे पर एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन भी थी और साथ ही साथ वो स्माइल भी दे रहा था। अगले ही पल फ्रांस मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया तो तंस ने रिया के हाथ से पकड़ी हुई आइसक्रीम देखी। रिया उस आइसक्रीम को बहुत ही शौक से खा रही थी और जो आइसक्रीम तंस ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो पूरी पिघल रही थी। तंस रिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वो आइसक्रीम खानी चाहिए बेबी? उसकी बात पर रिया तुरंत बोली, लेकिन इस आइसक्रीम में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तंस चिढ़ते हुए बोला, सेम फ्लेवर है दोनों बेबी। ये बोलते हुए उसने रिया के हाथों में पकड़ी हुई वो आइसक्रीम ली और उसे अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम दे दी, लेकिन उसने फ्रांस वाली आइसक्रीम को फेंका नहीं बल्कि खुद उसे खाने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ पर तो स्कोर 1-1 का हो गया बड़े भाई, पर इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये सीरीज थोड़ा लंबा चलेगी, फिर देखते हैं लास्ट में किसके कितने स्कोर हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से उस आइसक्रीम को खाया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की गाड़ी अब राणा मेंशन आकर रुकी और फ्रांस गाड़ी में से बाहर निकला। वो सीधा अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसकी नज़र एक पल के लिए पूरे रूम में घूम गई। अभी तक उसके एलईडी स्क्रीन पर वो टॉम एंड जेरी चल रहा था जो वो पंखुड़ी के साथ देख रहा था, और वो देखते हुए उसे वो पल याद आ गया जब उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो जाकर उसी जगह पर वापस बैठ गया और उसने अपने पैरों को भी कुछ इसी तरह दोबारा फैला लिया, लेकिन अब वो नहीं थी जो उसकी गोद में बैठी थी। पर हाँ, फ्रांस ने साथ ही रखा हुआ वो सॉफ्ट टॉय ज़रूर उठा लिया था जो जेरी था, और अब वो जेरी उसकी गोद में बैठा हुआ सामने टॉम एंड जेरी देख रहा था। कुछ देर बाद फ्रांस यूं ही बैठा रहा और फिर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। काम करने का उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसका काम करना भी ज़रूरी था। काम करते करते जब वो काफ़ी थक गया तो वो अंगड़ाइयाँ लेने लगा। उसे ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत थी। जब पंखुड़ी नहीं थी तो सृष्टि हमेशा उसके ऑफिस से आने के बाद उसे ब्लैक कॉफ़ी देने आया करती थी, लेकिन अब तो सृष्टि उससे नाराज़ थी। फ्रांस नीचे जाने के बारे में सोच रहा था तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और फ्रांस ने बेड पर बैठे बैठे ही दरवाज़ा खोला। रागिनी उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई थी।
जैसे ही रागिनी रूम में एंटर हुई, एक पल के लिए उसे भी ऐसा लगा जैसे वो किसी गलत रूम में आ गई है। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र प्रांस पर गई, जो बिल्कुल खड़ूस बनकर अपने बेड पर बैठा था। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत रूम में नहीं आ गई है, बल्कि वो जिस इंसान के रूम में आई है वो और उसका रूम दोनों थोड़ा थोड़ा बदलने लगे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो आगे की तरफ आई और उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे प्रांस के सामने साइड टेबल पर रखी और वापस सीधी खड़ी हो गई। प्रांस उसके आने से पहले लैपटॉप की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन अब उसके आते ही उसने अपनी नज़रें लैपटॉप पर गड़ा दी थी। रागिनी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी उसकी नज़रें खुद पर आने का इंतज़ार करने लगी। उसने पहले रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अब उसकी साड़ी ग्रीन कलर की थी। उसे एक बार फिर से प्रांस के मुंह से अपनी तारीफ सुननी थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार भी होकर आई थी। लेकिन प्रांस तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। प्रांस लैपटॉप की तरफ देखते ही बोला, माना आप देखने वाली चीज़ हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं बार बार देखूंगा। उसकी बात सुनकर रागिनी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका मुंह उतर चुका था। अगले ही पल उसने अपना मुंह सिकोड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और प्रांस की गोद में बैठे हुए जेरी को देखने लगी। बेशक से वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसने उस जेरी को अपनी गोद से नहीं निकाला था। रागिनी ने तुरंत उस जेरी को उसकी गोद से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रांस ने उस जेरी को पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक रागिनी उसे उसकी गोद से खींच चुकी थी और अब रागिनी उस जेरी को देखकर हंस रही थी, क्योंकि उसके ऊपर पंखू लिखा था। रागिनी की एकदम से हंसी छूट गई। प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। रागिनी हंसते हुए बोली, तूने इस जेरी को पंखुड़ी समझ रखा है? मतलब उसकी इतनी याद आ रही है कि तूने इस जेरी को पंखू नाम दे दिया? प्रांस ऊपर की तरफ उठा और उस जेरी को रागिनी के हाथों से खींचते हुए बोला, शट अप, आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो इस तरह की हरकतें करूँ। वो बस मैं पंखुड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट की डिटेल्स भर रहा था, उसके आईडी कार्ड वगैरह दोबारा बनवा रहा था, तो उसके नाम की स्पेलिंग चेक करने के लिए मैंने यूं ही इस पर लिख दिया। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं उसे यूं ब्लश करते हुए देख रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने जल्दी से नीचे झुककर प्रांस के गाल पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके दूसरे गाल को चूमकर बोली, तुझे यूं शर्माते हुए देखकर मेरा मन तो तेरा पप्पी लेने का कर रहा है। कितना क्यूट है तू। पता नहीं पंखुड़ी कैसे छोड़कर चली गई। मैं उसकी जगह होती तो तुझे हमेशा अपने पर्स में डाल कर रखती। क्या पता कब किसी की नीयत फिसल जाए। उसकी बात सुनकर प्रांस अपने गाल को अपने हाथ से रगड़ते हुए बोला, मुझे तो फिलहाल आपकी नीयत खराब लग रही है। अभी हार्दिक चाचू को फ़ोन करूं क्या और बताऊं उन्हें कि उनकी बीवी उनके पीछे से क्या हरकतें कर रही है? रागिनी झट से बोली, बता दे, वो तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। उनको बताऊंगी ना कि मैं अभी अभी तेरी पप्पी ली, तो उन्हें किसी अवार्ड जितनी खुशी होगी। प्रांस उनकी बात सुनकर कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर गुस्से से बोला, अब आप यहाँ से जा रही हैं या नहीं? रागिनी तुरंत बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, जा रही हूँ। उठा ले तू अपनी जेरी को वापस अपनी गोद में, और हाँ, इस बार उसके नाम के साथ दिल बनाकर अपना नाम भी लिख देना। अपने भी डॉक्यूमेंट दोबारा बनवा ले। ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। अब वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हंसते हुए भी जब वो नीचे की तरफ आई तो नताशा और सृष्टि दोनों ने घूरकर उसे देखा। रागिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अच्छा खासा इंसान अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो। वहीं रागिनी हंसते हुए सोफे पर लोटपोट होने लगी। नताशा सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अब तो लगता है हार्दिक भाई को कॉल करना ही होगा। सृष्टि रागिनी के पास आई और बोली, तू कोई कार्टून शो देखकर आई है क्या, या फिर कोई लाफिंग शो? पागलों की तरह क्यों हंस रही है, या तो हमें भी बताओ। अभी वो बोल ही रही थी कि रागिनी तुरंत बोली, अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तू भी यूं ही ऐसे ही हंसेगी। तुझे पता है तेरा खड़ूस बेटा पागल हो गया है। सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार अगर उसके बारे में कुछ कहा तो। बेशक से उससे नाराज हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रागिनी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, उसके बारे में कुछ सुना नहीं रही। तुझे पता है उसने क्या किया? उसने अपने पूरे रूम को चेंज कर दिया।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कार्टून रूम में घुस गई थी। पूरा रूम टॉम एंड जेरी की चीज़ों से भरा हुआ है, बेड शीट से लेकर कर्टन तक, और बेड पर रखे हुए सॉफ्ट टॉयज सब टॉम एंड जेरी। और तुझे तो पता ही है कि टॉम एंड जेरी किसे पसंद है। रागिनी की बात सुनते हुए सृष्टि की आंखों के सामने सिर्फ पंखुड़ी का चेहरा ही घूम रहा था। उसके होठों पर लंबी मुस्कुराहट थी और नताशा भी हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और अब उसका मुंह बना हुआ था। तकरीबन 5 घंटे हो गए थे पंखुड़ी को ग्रोवर मेंशन गए हुए। अब तक तो वो संभल भी गई होगी और उसके डैड भी थोड़ा ठीक हो गए होंगे। अब तो उसे प्रांस को कॉल करना चाहिए था। आखिर उसकी भी तो तबीयत खराब थी। उसका हालचाल पूछने के लिए तो पंखुड़ी का फ़ोन आना चाहिए था ना। प्रांस कुछ पल यूं ही अपने फ़ोन की तरफ देखता रहा और फिर उसने पंखुड़ी का नंबर डायल किया, लेकिन सामने पूरी बेल गई, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं पंखुड़ी इस वक्त किचन में थी और अपने ज्योत्सना और श्वेता जी के लिए खाना बना रही थी। ज्योत्सना रो रो कर सो चुकी थी और श्वेता जी मिस्टर ग्रोवर के साथ थी, इसलिए खाना वो और एक सर्वेंट मिलकर बना रही थी। वो सर्वेंट पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आपके पति आपको प्यार तो बहुत करते हैं दीदी। पंखुड़ी ने उस सर्वेंट की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, जब आपके पति यहाँ से जा रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, पर आपने तो ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से भेज दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। बहुत खुदकिस्मत हैं आप, जो आपके पति आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। ये बोलकर वो सर्वेंट सामने सिंक की तरफ बढ़ गई और पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। क्या सच में ऐसा है? क्या प्रांस यहाँ से नहीं जाना चाहता था? क्या वो सच में उससे प्यार करता है? ये सवाल ही पंखुड़ी के चेहरे को लाल करने के लिए काफ़ी थे। अगले ही पल वो अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आई और अपना फ़ोन देखने लगी, जिस पर प्रांस की 2 मिस कॉल थी। उन्हें देखते हुए उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने तुरंत प्रांस को कॉल किया। वहीं प्रांस जो तीसरी बार कॉल करने वाला था, जैसे ही पंखुड़ी का कॉल आया उसका चेहरा एकदम से खिल गया, लेकिन धड़कनें भी तेज हो गई, ये सोचकर कि वो फ़ोन उठाकर कहेगा क्या कि उसने पंखुड़ी को कॉल क्यों किया था। पंखुड़ी अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए बोली, शायद वो किसी काम में बिजी होंगे, वैसे भी रात होने वाली है ना, वो शायद डिनर करने के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए होंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने से एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर ही प्रांस की धड़कन जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसके दूसरे हाथ में उसने वो जेरी पकड़ा हुआ था। ब्लूटूथ से बात करते हुए उसका मन कर रहा था कि वो उस ब्लूटूथ को कहीं अपने कान में ही अंदर डाल ले और पंखुड़ी की आवाज़ यूं ही उसके कानों में घुलती रहे। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, सुनिए, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? प्रांस तुरंत बोला, आ रही है। पंखुड़ी, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, आपने फ़ोन किया था? प्रांस उसके सवाल पर हैरान रह गया। इतनी जल्दी क्या थी उसे ये सवाल पूछने की? कुछ वक्त बात करके भी तो वो ये सवाल पूछ सकती थी ना। वो झट से बोला, 1 मिनट होल्ड करना, सिर्फ 1 मिनट। ये बोलकर वो बिल्कुल शांत हो गया और पंखुड़ी अब उसके दोबारा बोलने का इंतज़ार करने लगी। उसे लगा शायद प्रांस किसी काम में बिजी होगा, लेकिन प्रांस चुपचाप बैठा था ताकि पंखुड़ी जो सवाल उससे कर रही थी वो उस सवाल को भूल जाए। वो तकरीबन से 1 मिनट बाद दोबारा बोला, वो एक्चुअली सॉरी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ गया था, मैं बस वो मैसेज चेक कर रहा था। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैसेज इम्पॉर्टेंट होगा तभी आपने होल्ड रखा, वरना आप होल्ड क्यों रखते? अच्छा, अब बताइए आपने क्यों कॉल किया? प्रांस ने अब अपना माथा पीट लिया। मतलब अगर कोई बेवकूफ़ी का टॉप अवार्ड हो तो वो अपनी बीबी को दे सकता था। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी उसकी बीबी। वो एक बार फिर से बोला, प्लीज़ 1 मिनट और होल्ड करना पंखुड़ी। ये बोलकर उसने अपना सिर पीछे बेड रेस्ट पर टिका दिया और वापस 1 मिनट होने का इंतज़ार करने लगा। पंखुड़ी अपना फ़ोन कान पर लगाकर अब किचन की तरफ आई, क्योंकि वो गैस पर सब्जी रख कर गई थी।
वो सूखे मटर पनीर बना रही थी जो उसे तलने थे। कान पर फ़ोन लगाकर वो अंदर की तरफ आई और जैसे ही उसने कढ़ाई से प्लेट हटाया उसकी जोर से आह निकल गई। वो गरम गरम हवा सीधे उसकी उंगलियों पर लगी थी। जैसे ही वो चिल्लाई, प्रांस तुरंत बोला, क्या क्या हुआ पंखुड़ी, तुम ठीक तो हो ना? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ है, बताओ मुझे। पंखुड़ी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, वो मैं सब्जी बना रही थी ना और मैंने वो ढक्कन हटाया तो वो गर्म हवा मेरे हाथ पर लगी, बहुत जल रहा है। ये बोलते हुए वो अपने होठों को गोल कर अपनी उंगलियों पर हवा मार रही थी और प्रांस इमेजिन कर रहा था कि ये हरकत करते हुए पंखुड़ी कैसी लग रही होगी। प्रांस जल्दी से बोला, तुम एक काम करो, तुम्हारे घर पर बर्न हील क्रीम रखी होगी, तुम जल्दी से उसे लगा लो। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, इतना भी नहीं चला। प्रांस तुरंत बोला, जब मैं कह रहा हूँ बच्चा तो लगा लो ना। जैसे ही उसने बच्चा कहा पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया, शायद प्रांस ने कुछ और कहा होगा। वहीं प्रांस बिना कुछ सोचे एक बार फिर से बोला, लगा रही हो ना बच्चे? पंखुड़ी जल्दी से बोली, हाँ हाँ, आप कह रहे हैं तो लगा लेती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अब किचन की तरफ भागी। आग लगे सब्जी को उसके खट्टे नींबू ने आज उसे बच्चा कहकर बुलाया था। वो हवा में उड़ती फिर रही थी। उसे कोई अपनी उंगली में दर्द नहीं हो रहा था, ना कोई जलन हो रही थी, पर उसके खट्टे नींबू ने बड़ा मीठा होकर उसे वो दवा लगाने के लिए कहा था, तो वो भला कैसे ही मना कर सकती थी। उसने जल्दी से मेडिकल बॉक्स में से बर्न हील क्रीम निकाली और उसे अपने हाथ पर लगाने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सुनिए, मैंने दवा लगा ली। प्रांस सामने से तुरंत बोला, वेरी गुड, अब जो जल रहा है उससे जल्दी से राहत मिल जाएगी। वैसे तुम सब्जी क्या बना रही थी? पंखुड़ी झट से बोली, मटर पनीर। आपको पता है मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है। प्रांस तुरंत बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें राजमा चावल पसंद है। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, तो मैंने कब कहा कि मुझे राजमा चावल नहीं पसंद? मुझे वो भी पसंद है, लेकिन मुझे मटर पनीर भी पसंद है। आपको पता है जब मैं मटर पनीर खाती हूँ ना तो मैं मटर पहले खा लेती हूँ और पूरा पनीर कटोरी में बचा कर रखती हूँ और फिर उसे एक साथ खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। उसकी बात सुनकर प्रांस मुस्कुरा रहा था। कितनी झल्ली थी उसकी रोज़ पीटल, कितनी छोटी छोटी बातों में उसे खुशियाँ मिलती थी। भला कौन ऐसा होगा जो इस तरह की हरकतें करता होगा, लेकिन जो कोई नहीं करता वो उसकी रोज़ पिटल करती है। प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा और क्या पसंद है तुम्हें? पंखुड़ी जाकर सोफे पर लेट गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मुझे और मैगी बहुत पसंद है, आइसक्रीम भी बहुत पसंद है और कॉर्न सैंडविच तो मेरा फेवरेट है। मशरूम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है मशरूम, पता नहीं कोई कैसे ही खाता होगा। उसकी बात सुनकर प्रांस का मुंह बन गया, क्योंकि मशरूम उसके फेवरेट थे, लेकिन अब जैसे उसने अपनी लाइफ से मशरूम को डिलीट कर दिया था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, और बताऊं क्या? प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, बताओ ना। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे आम बहुत पसंद है, गर्मियों में जब भी आम आते हैं ना तो मैं बहुत सारे खाती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब उसने प्रांस को अपनी पसंद की हर एक चीज़ बता दी थी, और वो भी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तकरीबन से 20 मिनट बीत चुके थे और अब अचानक ही उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी। प्रांस जो कब से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था, उसका चेहरा तो एकदम लाल हो गया था। शायद वो पिछले 5-6 सालों में एक बार भी इतना ज़्यादा नहीं मुस्कुराया था जितना वो अब पंखुड़ी से बात करके मुस्कुरा चुका था। पंखुड़ी अचानक से बोली, सुनिए, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। प्रांस तुरंत बोला, बाहर कुछ जल रहा होगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है? पंखुड़ी एक बार फिर से बातों में लगते हुए बोली, मुझे रेड और ब्लैक कलर बहुत पसंद है, वाइट कलर भी बहुत पसंद है, लेकिन येलो और ग्रीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रांस तुरंत बोला, लेकिन तुम्हारे पास तो येलो और ग्रीन कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं। पंखुड़ी झट से बोली, वो तो मुझे परीक्षा से पता चला था कि आपको येलो और ग्रीन कलर पसंद है, तो मैंने इन दोनों कलर की बहुत सारी साड़ियाँ ले ली थी ताकि मैं आपको खूबसूरत लगूं। पंखुड़ी धड़ल्ले से सारी बातें बोले जा रही थी और प्रांस हैरान था कि कैसे येलो और ग्रीन कलर पसंद ना होने के बावजूद भी पंखुड़ी हर दूसरे दिन येलो और ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर उसके सामने खड़ी हो जाती थी।
और अब उसे समझ में आया कि वो ये दोनों कलर इतनी ज़्यादा क्यों पहन रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ये दोनों कलर इतने ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेड और वाइट कलर भी बहुत पसंद है, और हाँ ब्लैक कलर भी। येलो ग्रीन मुझे पसंद था लेकिन अब इतने खास नहीं लगते। पंखुड़ी झट से बोली, सच में? मतलब अब मुझे येलो ग्रीन कलर नहीं पहनने पड़ेंगे? अब ना मैं सारी साड़ियाँ निकाल कर साइड में रख दूँगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये येलो और ग्रीन कलर, भला किसी को कैसे पसंद हो सकते हैं? तभी मैं कहूँ कि आप जैसे इंसान को इतनी अजीब कलर क्यों पसंद होंगे जो दुनिया में किसी को पसंद नहीं हो सकते हैं। उसकी बात पर प्रांस एक बार फिर से मुस्कुराया। तभी पंखुड़ी एक बार फिर से अपना नाक ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, सुनिए, मुझे फिर से वो स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गंदा तरीके से जल रहा है। अचानक ही प्रांस का दिमाग ठनका। वो तुरंत बोला, तुम मुझे बोल रही थी कि तुम सब्जी बना रही हो, तुमने गैस बंद कर दिया था ना, या फिर तुमने किसी सर्वेंट को तो बोल दिया था ना सब्जी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, सॉरी, सब्जी जल गई होगी, सुनिए मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ भागने लगी। उसकी सांस फूलते हुए महसूस कर ही प्रांस समझ चुका था कि वो किचन की तरफ भाग रही है। तभी वो अचानक से बोला, 1 मिनट रुको बच्चा। उसकी आवाज़ सुनकर पंखुड़ी एकदम से रुक गई। प्रांस अगले ही पल बोला, जल्दबाजी में ढक्कन मत उठाना, मेरा मतलब है पहले अपने हाथ को अच्छे से कवर करना, गैस बंद करना और फिर ही ढक्कन हटाना और फ़ोन साइड में रख दो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे प्रांस ने उससे कहा था। उसने फ़ोन साइड में रखा और गैस बंद करके अपना हाथ अच्छे से कपड़े से ढका और फिर ढक्कन को हटाया। अब उसका हाथ जला नहीं था लेकिन पूरी सब्जी जल चुकी थी, और वो भी मटर पनीर। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। प्रांस फ़ोन पर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था लेकिन कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज़ आई। ये क्या हुआ बेटा? पंखुड़ी रोते हुए बोली, मॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो उनका फ़ोन आया था और मैं फ़ोन पर उनसे बात करने लगी। मैंने निर्मला को बोला था सब्जी संभालने को, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। श्वेता जी तुरंत बोले, उसे मैंने ही मार्केट भेजा था बेटा, कोई बात नहीं, सब्जी जल गई तो कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। पंखुड़ी रोते हुए ही बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि सब्जी जल गई है मॉम, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी जल गई है। मेरा मन था मटर पनीर खाने का। श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए दोबारा बना दूंगी, अभी फटाफट से कुछ और बनाकर खाएंगे, हाँ। पंखुड़ी ने बेमन से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आकर श्वेता जी के सीने से लग गई। श्वेता जी उसे बाहर की तरफ ले गई ताकि निर्मला जब आए तो किचन की सफाई कर सके। वहीं पंखुड़ी का फ़ोन अभी भी स्लैब पर रखा था और प्रांस के कानों में बस वो बातें गूंज रही थी जो उसने पंखुड़ी से की, और साथ ही साथ ये भी कि उसका मन था मटर पनीर खाने का। अगले ही पल अब वो अपने रूम से बाहर निकला और नीचे की तरफ आया जहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना लग रहा था। रागिनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। वो आगे आया और बोला, आज आज सब्जी क्या बनी है? रागिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं क्यों बताऊं, मेरी कौन सी तुम तारीफ़ कर रहे हो? अगर मैं कह दूंगी कि आज मटर पनीर बनाया है तो? उसकी बात सुनकर प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, हो सकता है तारीफ से भी कुछ ज़्यादा वाला कर दूं, एक बार कह दीजिए कि हाँ सच में मटर पनीर बने हैं। रागिनी और भी ज़्यादा चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, बने तो वैसे मटर पनीर ही हैं, लेकिन तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? तुम्हें तो कुछ खास पसंद नहीं मटर पनीर। प्रांस अगले ही पल उसके करीब आया और उसने रागिनी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। रागिनी की हार्ट बीट तो जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। वो बस प्रांस की तरफ देखती रह गई। प्रांस उसे देखते हुए बोला, सच बताऊं, आप कैटरीना कैफ से कम नहीं लगती, इतनी तो उसमें भी अदाएं नहीं हैं जितनी आप में है। मुझे तो समझ में नहीं आता हार्दिक चाचू इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। मेरे पास आप होती तो अब तक तो हम ना जाने कहाँ होते। यह बोलकर वो मुस्कुराया और रागिनी ने तुरंत अपनी चिकोटी काट ली। उसे लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन जब उसे दर्द हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही। वो जल्दी से बोली,
तू बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी बेटा। मटर पनीर छोड़, तू जो कहेगा वो खिलाऊंगी। आजा बैठ जा। प्रांस तुरंत बोला, नहीं मुझे बैठना नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। रागिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल प्रांस ने कुछ कहा। रागिनी को समझ तो नहीं आया कि वो क्यों मटर पनीर को पैक करवा रहा है, लेकिन उसने एक अच्छी खासी डिब्बी में काफ़ी सारा मटर पनीर पैक करवा दिया था। प्रांस मुस्कुराया और उसके गाल को चूमकर बोला, कैटरीना कैफ भी फेल हैं आपके आगे। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और रागिनी बस अपने गाल पर अपनी उंगलियां रखकर वहीं खड़ी रह गई। आप लोगों को क्या लगता है प्रांस मटर पनीर लेकर कहाँ गया होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखती हूँ किसका गेस सही होता है। कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। अब इन दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कहानी का एक भी पार्ट मिस बिल्कुल मत कीजिएगा।